नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के आंकड़े लगातार देश भर में कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है और सही जानकारी और प्रोटोकॉल का पालन ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। हम लगातार इस कोशिश में आपको अपने इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के जरिए वही सही जानकारी मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी है अगर कोई सवाल या फिर कोई शंका आपको परेशान कर रही है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस खास कार्यक्रम में एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फोन, कॉल लगाइए और समाधान पाइए। Children's Hospital, what is your emergency? तो लगातार देश भर में कोरोना केसेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उसके पीक का अवधि खत्म होकर अब एक बार ये फिर से डिटोरिएशन की अवस्था में है। लेकिन क्या इस वक्त आप लापरवाही बरत सकते हैं? इस वक्त आपको किन सावधानियों को बरतने की जरूरत है? मौसम के बदलाव के साथ कई सिम्टम्स अपने आप भी जनरेट होते हैं और ऐसे में क्या आप उन लक्षणों को नजरअंदाज कर सकते हैं? कई सवाल होंगे जो आपको परेशान कर रहे होंगे और क्या आप उन परेशानियों के लिए डॉक्टर से संपर्क कर पा रहे हैं? ऐसे में यह कार्यक्रम आपको बहुत मदद करेगा। डॉक्टर वीपी सिंह एचओटी कार्डियोलॉजी विभाग आईजीआईएमएस के हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए और सभी अपने गेस्ट पैनलिस्ट का मैं तारुफ सबसे पहले आप सभी से कराती चलूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर अनिल कुमार हैं, उपाधीक्षक हैं पटना एम्स में, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी फिजिशियन है, सर आपका भी बहुत स्वागत। चूंकि हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी मिल पाए सही प्लेटफॉर्म पर सही वक्त में, ताकि उस जानकारी के हिसाब से लोग अपने व्यवहार को भी बनाए रखें और सावधानी बरतते हुए सुरक्षित भी रह सकें। डॉक्टर वीपी सिंह, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि क्या इस वक्त जब एक बार फिर से बरसात के मौसम की दस्तक होने वाली है, यास तूफान अभी कुछ वक्त पहले ही गुजरा है, कई लोग जो हैं अब एक बार फिर से उन्हीं सिम्टम्स को लेकर परेशान हैं जो इससे पहले परेशानी का सबब बनी हुई थी। क्या अभी भी हमें उतने ही सजग रहने की जरूरत है जो अब तक हम अपने व्यवहार में बनाकर रखे हुए थे? जी हाँ, हमें उतना ही सजग रहना है, थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं करनी है। एक कॉमन कफ एंड कोल्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी आपको खांसी, बुखार, बॉडी एक या लूज मोशन ये सब चीज़ें हों तो आपको कोरोना ही फर्स्ट सोचना है, उसकी जांच करानी है और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके जो दवा बताया जा रहा है वो लेना है। और एक काफ़ी सावधानी बरतनी है। कोरोना का इंसिडेंस घटा है, लेकिन इसमें लापरवाही बरतने से तुरंत जो थर्ड वेव की चर्चा हो रही है तुरंत वापस हो जाएगा। सो हम लोग को लापरवाही नहीं बरतना है और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहते हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ये सब सावधानी बरतनी है। बिल्कुल। तो कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को ये अंदाजा लगाने पर मजबूर करती हैं कि क्या अब तक इन चीजों को लेकर हम बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच रख रहे थे, क्या वो कैजुअल अप्रोच अब हमारे लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है? तो इस कैजुअल अप्रोच से जरा बाहर निकलिए। आपको इस बात को समझने की भी दरकार है कि केसेस इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि आप अभी इस वक्त लॉकडाउन के पीरियड में हैं। बहुत सारी पाबंदियां आपके ऊपर इंपोज की गई हैं। आप हर बेवजह निकलेंगे तो सख्ती भी होगी आपके ऊपर। लेकिन क्यों हमें जोर जबरदस्ती की जरूरत पड़े? क्यों ना हम इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें? क्यों ना हम इसे अपने व्यवहार में हर वक्त के लिए शामिल करें? थोड़ी सी सावधानी आपको परेशानी से बचा सकती है, तो फिर वो क्यों ना किया जाए? डॉक्टर अनिल कुमार, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि एक चरण होता है जब हम ये कहते हैं कि देखिए इस वक्त तो बाकी तमाम दूसरी चीजों को हम दरकिनार कर सकते हैं या थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त के हालात में कुछ भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए इस वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस नए नए रीजन के साथ आ रही हैं, नए नए सिम्टम्स के साथ आ रही हैं। उसे कैसे एक आम आदमी समझे?
विभा जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, क्योंकि निश्चित रूप से आज बहुत देश और दुनिया और हमारे राज्य के लिए खुशी की बात है कि अब कोविड की संख्या घटते जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा चुनौती है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन और पोस्ट कोविड सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स लेके मरीजों की संख्या ओपीडी हो या इमरजेंसी में बढ़ते जा रहा है। और इस पोस्ट कोविड सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा जो गंभीर बीमारी है वो ब्लैक फंगस है, क्योंकि कोविड और ब्लैक फंगस में अगर फ़र्क देखा जाए तो कोविड की मॉर्टेलिटी बहुत कम होती है। कोरोना संक्रमित लोगों जो है ज़्यादातर ठीक होते हैं, मोर देन 99%, जबकि ये ब्लैक फंगस जो कॉम्प्लिकेशन है, कंसिक्वेंसेज है कोविड के बाद, इसमें डेथ बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि अगर आप कोविड से ठीक हो जा रहे हैं और अगर आपके नाक में अगर कोई ब्लैक पदार्थ आ रहा हो, नाक बंद हो जा रहा हो, या आँख में कोई सिम्टम्स हो जैसे कि आँख का बाहर के तरफ आना, या यहाँ पे जो साइनसेस होते हैं आँख और नाक के बीच में सूजन हो, दांत अगर लूज हो रहा हो, तो ये सब सिम्टम्स पे आपको सजग होने की ज़रूरत है। क्योंकि ब्लैक फंगस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप कितना जल्दी हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिले कर रहे हैं तो आपकी डेथ होने की मॉर्टेलिटी की चांस बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, जैसे कि हेडेक होना, खांसी होना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत दिनों तक कमजोरी का होना, ये सब ज़्यादातर मरीज में पाया जा रहा है। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, ये 2-4 सप्ते में ज़्यादातर ठीक हो जा रहा है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी समझूंगी कि आखिर जिस पोस्ट कोविड रिप्लिकेशंस की बात की जा रही है वो कितने, एक इंसान कब तक ये लक्षण आ सकते हैं? जैसे कोरोना को लेकर के कहा जाता है कि 2 से लेकर 14 दिनों, और उसके अगर बहुत ज्यादा ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए तो 21 दिनों तक तो आपके अंदर लक्षण या सिम्टम्स जनरेट हो ही जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप इससे अफेक्टेड हैं। लेकिन ब्लैक फंगस के मरीजों के अंदर ये क्या ड्यूरेशन हो सकती है? इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, छपरा से हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। बोरे मैम, ये जो है ना, जैसे हाथ में है ना मैम, जो खून का जो इन्फेक्शन हो गया है जी, वो कैसे ठीक होगा मैम? क्या आपको ये परेशानी पहले से है? हाँ मैम, ये पहले से है। कितने साल से आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं? कोई मैम लमसम 2 साल हो गया। इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है? हाँ मैम, चल रहा है। मैं चाहूंगी डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आप लाइन पर बने रहें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, 2 साल से आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो हो सकता है कि एक्जिमेटस इन्फेक्शन हो, क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन हो। तो जो दवाइयां आपको दी गई हैं वो नियमतः आप उसका सेवन करते रहें, और साथ ही साथ लंबे समय से अगर कोई इन्फेक्शन आ रही है आपके, तो आप ब्लड शुगर भी टेस्ट कराना आवश्यक होगा आपको, कि शुगर आपका लेवल मेंटेन्ड है कि नहीं। और अपने हाथ को हाइजीनिक रखें, साफ रखें, और दवाइयां चिकित्सीय सलाह से करते रहें। हमें विश्वास है कि आपका यह इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, तो क्या जो चूंकि पूरा ये चर्चा जो है केंद्रित है इन्फेक्शन के तहत ही, क्या इस वक्त में कोई भी इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन को हम कोरोना से जुड़ा हुआ महसूस करें, या फिर ये हो सकता है कि ये इन्फेक्शन जो है आप इससे पहले से जूझ रहे हो, इस दौरान चूंकि लोगों को साइकोलॉजिकली कोरोना ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, उस वजह से भी चीजें ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं? जी, ये बात सही है कि आज कोरोना चूंकि सबके मानस पटल पर आ गया है, कि घर घर में कोरोना के पेशेंट्स देख करके, और इतने वैराइड, इतने डिफरेंट प्रेजेंटेशन कोरोना के हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म के कोरोना के हो रहे हैं, ठीक होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो लोग उससे सारी बीमारियों को जोड़कर देख रहे हैं, और उससे भी थोड़ी घबराहट हो रही है। लेकिन ये तय है कि अभी का जो वातावरण है, जो चेंजिंग सीजन है, मॉनसून आ रहे हैं, आर्द्रता बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ऐसे में मच्छर जनित रोगों के बढ़ने की संभावनाएं हैं अलग से। और साथ ही साथ चूंकि आर्द्रता में फंगस ग्रो करता है, तो और ज्यादा फंगल ग्रोथ होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क रहना आवश्यक है।
बिल्कुल, तो देखिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस वक्त आपकी सावधानी सबसे बड़ा हथियार है आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन में जाने से बचाने के लिए। तो आप इसे लेकर के सतर्क जरूर रहें, सावधान रहें। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरी सलाह के अनुरूप आप अपना व्यवहार जारी रखें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए सिवान से, विजय कुमार झा। विजय, आप अपना सवाल पूछिए। विभाग जी और आपके पूरी और तो मेरा नमस्कार। मैं कई दिनों से पूछना चाह रहा था। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है सभी डॉक्टर साहब से कि अभी जो संदेश चल रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा, तो इस संबंध में मैंने 2-3 दिन पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया सर का बयान पढ़ा है जी कि इनमें क्या है कि ये पेटों के माध्यम से जाता है अंदर और बच्चों में ये बहुत कम पाया जाता है, गले में या मुंह में। तो ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं और इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो पहला सवाल तो ये है कि ये जब एक्सपर्ट की राय आ रही है तो ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं है इसमें, अलग अलग मतक से क्यों नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन के बारे में मेरा सवाल था कि पहली बार जब हमने वैक्सीन लिया तो बताया गया कोविशील्ड का कि दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन के बाद से एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है और गैप जो है तो 4 सप्ताह बताया गया था, 6 सप्ताह के बीच। उसके बाद फिर बताया गया कि गैप ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि मतलब ज्यादा एंटीबॉडी बनता है गैप ज्यादा करने जी। उसके बाद फिर तीसरी दफा बताया गया कि ये एक ही डोज काफी है। तो इसमें जो है सो आम जो ये नागरिक है वो तय नहीं कर पाते हैं कि किस एक्सपर्ट की कौन सी राय जो है वो ज्यादा प्रमाणित है। तो पहले तो ये विजय जी, आपने वैक्सीनेशन करा लिया है? आप वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी हो चुका हूँ। आपने दोनों डोज ले लिए? यस। चलिए, तो आपने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की है, आपने दोनों डोज ले लिए। तो आप तो ये इस बात से जरूर निश्चिंत रहिए कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है। और आपके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल और जिनकी बातों को आपको सुनना चाहिए वो डॉक्टर खुद हैं, जिन्होंने सबसे पहले जब इसका ट्रायल कहा जाए उस दौरान, पहले अगर कोई वैक्सीनेट हुआ था तो डॉक्टर ही हुए थे, जब उन्हें पता नहीं था कि इसका कितना असर और कब तक असर होगा। और वो दिन रात 24 घंटे उन मरीजों की सेवा में ही लगे हैं जो इस बीमारी से संक्रमित हैं, चाहे वो सीरियस हो या फिर नॉन सीरियस हो। फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब चाहूंगी। डॉक्टर वीपी सिंह, आप क्या देंगे इन्हें सलाह या जानकारी कि आखिर किनकी बातों को ये सुने, कितनी सच्चाई है इसमें? विभा जी, 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ जी। बच्चों में संक्रमण होगा इस बात का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि कोई ऐसा एविडेंस लिटरेचर में नहीं है कि बच्चों में ही तीसरी लहर आने वाली है। ये इस आधार पर कहा जा रहा है कि सर्टेन ग्रुप्स में शुरू में बुजुर्ग लोगों को, बाद में 18 से 45 वालों को हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है तो वो कुछ प्रोटेक्टेड रहेंगे। और बच्चे ऑलरेडी पहले भी इन्फेक्ट हो रहे थे, कम संख्या थी, 3% आ रहे थे। इस बार के वेव में 10% बच्चे आए हैं। आगे वैक्सीनेट नहीं होंगे तो आने की संभावना ज़्यादा है। और दूसरी लहर में हम लोग जो कॉट अनअवेयर हो गए, तैयारी नहीं थी, इसलिए पहले से ये थ्योरेटिकल डिस्कशन ले रहे हैं कि बच्चे अगर प्रभावित होंगे ज़्यादा तो उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी है। डॉक्टर अनिल है हमारे साथ, इन लोग के यहाँ एम्स से हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में भी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में भी ये पहले से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स वार्ड में संख्या बढ़ाई जा रही है, इंटेंसिव केयर यूनिट की संख्या बढ़ाई जा रही है, वेंटिलेटर और उस तरह के डिवाइस बच्चों के लायक खरीदे जा रहे हैं, ये तैयारी की जा रही है। सो एक्सपेक्टेड है, कोई एविडेंस नहीं है। रणदीप गुलेरिया ने भी इस पर जवाब दिया, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है एम्स के डायरेक्टर ने। और दूसरा सवाल है इनका, जहाँ तक वैक्सीनेशन में ड्यूरेशन का, ये जैसे जैसे स्टडी आ रहे हैं, एविडेंस आ रहे हैं, वैसी सलाह दी जा रही है। शुरू में वैसे एविडेंसेस थे, बाद में आए कि ज़्यादा गैप करने से ज़्यादा एंटीबॉडी बन रही है। अभी सलाह है कि कोविशील्ड वैक्सीन ले रहे हैं, 3 महीने पर लेना है। कोवैक्सीन में वैसा ही ड्यूरेशन रखा गया। तो जो सरकारी गाइडलाइन जारी हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, ICMR से, उसको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत साफ सी एक बात है और इसे हम सबको समझने की भी ज़रूरत है कि जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है उसके पीछे बड़ा रिसर्च होता है, उसके पीछे लोगों की मेहनत होती है और उसके बाद आपको वो सलाह दी जाती है। और अगर इस ड्यूरेशन के बढ़ने से
आपको एंटीबॉडी ज्यादा बनती है तब तो आपको और निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन डॉक्टर्स का बार बार हम जिक्र करते हैं उन्होंने 28 दिनों के ड्यूरेशन में ही वैक्सीनेशन लिया था और देखिए वो सुरक्षित हैं, आपके सामने हैं, लोगों की तीमारदारी में भी जुटे हुए हैं। तो फिर आपको तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप वैक्सीनेशन का हिस्सा बने, वैक्सीनेट हों और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं अर्जुन रांची से। अर्जुन, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे ये पिछले महीना कोविड हुआ था और मैं 30 अप्रैल को रिकवर हो गया है अभी। अच्छा, मुझे 2 दवा रिएक्शन करता है, डोम्पेरन और ये लिवोबैक्ट जी। बॉडी में रैशेस भी बीच बीच में आता है, क्या कैसे आता है मैं नहीं जानता हूँ। क्या मुझे दूसरा डोज कब लेना है या लेना है कि नहीं? मैं फर्स्ट डोज ले लिया है, लोग मना किया कि 1 महीने के बाद आने के लिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या मुझे डोज लेना चाहिए फर्स्ट डोज, कितने दिन में लेना चाहिए या कुछ जांच के बाद लेना चाहिए? डॉक्टर अनिल कुमार, आप इन्हें सजेस्ट कीजिए कि इन्हें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि हालांकि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, पहला डोज इन्होंने लिया, दूसरे डोज के लिए अब इन्हें इंतजार करना चाहिए, जांच कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, क्या करें? ये बहुत लोगों का ये सवाल है, इसमें मैं सारे लोगों को ये क्लैरिटी मैं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप इन्फेक्ट हो रहे हैं और इन्फेक्शन के बाद अगर आपका शेड्यूल है वैक्सीनेशन का, तो इसमें गाइडलाइन यही है कि आप 2 सप्ताह इंतज़ार कर लें और 2 सप्ताह के बाद जो भी डेट आता है उस डेट को आपको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। डेफिनेटली लोगों को ये शक होता है कि हम तो नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो मैं क्यों लूँ वैक्सीन, क्योंकि यहाँ पर फिर यही बात आएगी जो सर हमारे अभी बताया कि बहुत सारा चीज़ आपको एविडेंस बेस्ड जो रिसर्च डेटा हमारे पास आएगा तभी उसको कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे। लेकिन इसको आप ऐसे समझें कि नेचुरल इन्फेक्शन मान लीजिए कि स्ट्रेन 1, 2, 3 फॉर एग्जाम्पल हो गया और वैक्सीन हमारा मान लीजिए कि स्ट्रेन 4 के अगेंस्ट है या 1, 2, 3, 4 सारे के अगेंस्ट है जी। तो इसीलिए हमें वो चांस नहीं खोनी चाहिए। वैक्सीन सरकार के तरफ से ये टीकाकरण अभियान चल रहा है पूरे देश में, तो उसका लाभ लेना चाहिए और 2 सप्ताह का गैप देना चाहिए ठीक होने के बाद, और जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच कराएंगे तो आपका एंटीबॉडी दिखेगा ही। तो बिल्कुल देखिए, एक नेचुरल इन्फेक्शन के जरिए चूंकि आप पॉजिटिव होने के बाद अब नेगेटिव हो चुके हैं, आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप वैक्सीनेट ना हो। आपको जो जानकारी और सुझाव दिए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, पहले डोज की बात हो या फिर दूसरे डोज की बात हो, लेना जरूरी है, क्योंकि ये डोजेस जो हैं, ये वैक्सीन जो है आपको हर स्ट्रेन पर आप प्रोटेक्ट करती है और इसीलिए ये आपके लिए भी उतनी ही कारगर है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राकेश बांका से। राकेश, आप अपना सवाल पूछें। जी प्रणाम सर। आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, हमारी वाइफ जो है कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, 2 मई को उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है जी। जी 1 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी कभी कभी शरीर में पूरा स्वेलिंग होता है, पैर में या फिर चेहरे पर, और वीकनेस बुझाता है। इससे पहले उन्हें ये समस्या नहीं थी? जी वीकनेस वगैरह स्वेलिंग की तो समस्या नहीं थी, लेकिन ये पोस्ट कोविड अब आपकी वाइफ को इस तरह की परेशानी हो रही है। जी जी, और एक आंख के पास पहले चोट लगा था बहुत पहले, तो आंख के मतलब बाएं साइड आंख में हल्का स्वेलिंग होता है, फिर कभी ठीक हो जाता है, कभी वो मतलब ईचिंग करता है, फिर ठीक हो जाता है। ये समस्या लगभग 7-8 दिन से है। चलिए, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आप इन्हें सजेस्ट करें कि इन परिस्थितियों में इन्हें क्या करना चाहिए। अपनी वाइफ को लेकर थोड़े परेशान हैं। देखिए, आपके वाइफ को जैसा आपने बताया कि वीकनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है थोड़ी शरीर में, तो ये पोस्ट कोविड से स्थैनिया कमजोरी रहती है कुछ दिनों तक किसी किसी केसेस में, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में देखा गया हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसके कारण से भी स्वेलिंग होती है, कमजोरी होती है। तो आप अपने वाइफ का हीमोग्लोबिन का टेस्ट अवश्य कराएं, एक थायराइड की टेस्ट अवश्य करा लें कि कहीं उसके कारण से तो स्वेलिंग और कमजोरी नहीं आ रही है। और साथ ही साथ जो आंख में ईचिंग आ रही है, कभी कभी अभी मौसम का परिवर्तन हो रहा, हो सकता है एलर्जिक ईचिंग हो रही हो, तो एक एंटी एलर्जिक लेने से आपके आंख की ईचिंग भी आराम हो जाएगी। और
साथ ही साथ अपने हीमोग्लोबिन के अगर कमी आती है तो उसका सप्लीमेंटेशन लेने से, कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन का सप्लीमेंटेशन लेंगे तो उससे कमजोरी भी दूर होने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो जानकारी डॉक्टर दिवाकर दे रहे हैं उसके अनुरूप आप ज़रूर अपना व्यवहार रखें और फिर देखिए आपको इस परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। डॉक्टर अनिल कुमार, मेरा एक सवाल था जो कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपसे जानना चाह रही थी। बहुत सारे लोगों के अंदर ये शंका भी है, ये सवाल भी है कि आखिर ये पोस्ट कोविड रिप्लिकेशंस बहुत हैं, बहुत सारे उसके भी परेशानियाँ सामने आ रही है, लेकिन आखिर हम कब तक अपने लक्षणों को मॉनिटर करें? हम में कब तक ब्लैक फंगस को लेकर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो उसका भी कोई टाइम पीरियड है क्या ड्यूरेशन है क्या कि इससे इस बीच में ही आपको 1 महीने तक सावधानी रखनी चाहिए, आपको 2 महीने तक रखनी चाहिए, या फिर ये जीवन पर्यंत कभी भी आपको हिट कर सकता है, आपको अब आजीवन सावधान रहना है? जी विभा जी, इस प्रश्न का अगर एविडेंस बेस्ड बात करें तो लिटरेचर में 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने तक अगर आप कोविड से ठीक हुए हैं, कोविड से रिकवर हुए हैं, तो आपको सजग रहने की आवश्यकता है कि आपको ब्लैक फंगस हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस या ये म्यूकोरमाइकोसिस कोविड इरा में ही हो रहा है, पहले भी हुआ करता था, तो कम से कम कोविड के माध्यम से हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए कि अगर आपका ब्लड शुगर काफी बढ़ा हुआ रहता है, अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी भी बीमारी के वजह से ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कंप्रोमाइज है, जैसे कि HIV है, हेपेटाइटिस है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, या कोई ऐसी गंभीर बीमारी जिसके लिए आप बहुत वर्षों से इलाज चल रहा है, या आप वेंटिलेटर पे गए थे, या ऑक्सीजन थेरेपी घर पे ले रहे थे और सेम ऑक्सीजन ट्यूब से आप ऑक्सीजन लिया, ह्यूमिडिफायर में आपने पानी नहीं चेंज किया, अगर इस तरह का सारा चीज जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बोलते हैं अगर आपके साथ है तो कृपया ये हाई टाइम है, आप सजग हो जाएं, आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में ना लें, और कोई अगर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं तो उसके लिए 6 सप्ताह नहीं, अगर ये सारा फैक्टर्स है तो आपको कभी भी ब्लैक फंगस हो सकता है। तो बिल्कुल इस ब्लैक फंगस को हमें सिर्फ कोरोना से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। कोरोना के दौरान इसके केसेस भले ज्यादा नजर आ रहे हों क्योंकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी कमजोर दिखती है, उस दौरान स्टेरॉइड की सेवन उनकी तरफ से किया जाता है। कई तरह के चूंकि अब जिस ऑक्सीजन की बात की जा रही है जिसमें बहुत ज्यादा अगर सावधानी लोगों ने नहीं बरती और होम आइसोलेशन में थे और वहां पर उन्होंने ऑक्सीजन लिया तो उस दौरान कई खामियां आपकी तरफ से बरती जाती हैं जिस वजह से आप ब्लैक फंगस के शिकार होते हैं। तो सावधानी जरूर बरतें। लक्षण अगर आपको नजर आता है तो डॉक्टर के पास जरूर संपर्क करें और तुरंत इसे लेकर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो फिर आपके लिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं बनता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त नालंदा से। मैं चाहूंगी दिनेश आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम, आप सवाल पूछिए। हाँ पूछ रहे हैं सर। हम सर एक मिनट सुन लीजिए सर बढ़िया से। हम जो है सर 2 साल 3 साल पहले हमको हार्ट ऑपरेशन हुआ था बाईपास, और उसके बाद हमारा पैर टूट गया, और उसके बाद सर अगले महीने में हम कोविड से हो गए थे ग्रसित, लेकिन अभी तक हम सुई नहीं लिए हैं सर, वैक्सीन नहीं लिए हैं, क्या लेना है कि नहीं है? डॉक्टर वीपी सिंह क्या सजेस्ट करेंगे? बराबर बता रहा हूं मैं 2-3 बार से, हार्ट के मरीज हों, कोई दवा खा रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हो, वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन तो लेना ही लेना है। अगर कोई वाल्वुलर हार्ट डिजीज के कारण एंटीकोगुलेंट दवा खा रहे हो तो PTINR का जांच करा लें, वो 2.5 से कम रहे तो उस दिन एंटीकोगुलेंट दवा बंद करके आप वैक्सीन ले सकते हैं। ऐसे कोई भी दवा खा रहे हो, एस्पिरिन खा रहे हो, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हो, वैक्सीन तो लेना ही लेना है। रादर आपको फायदेमंद रहेगा, कोविड होने से प्रोटेक्शन करेगा। कोमॉर्बिड कंडीशन में कोविड की मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आप वैक्सीन तुरंत ले लें।
बिल्कुल। तो देखिए, वैक्सीन को लेकर के कोई शंका मत पालिए, कोई संशय मत मन में रखिए, क्योंकि नहीं लेने वालों की श्रेणी बहुत कम है, बहुत माइनर है, और उनको भी कैटेगराइज किया गया है। अगर आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को मना किया गया है, 18 साल से कम उम्र के लोगों में, चूँकि अभी ट्रायल इस वक्त चलता हुआ, जिसमें IGMS और एम्स में भी इस वक्त ट्रायल चल रहा है, उन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को ये सजेस्टेबल है, एडवाइजेबल है, तो आप ज़रूर वैक्सीनेट हों। गढ़वा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अरविंद, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, ये अभी क्या था, कुछ दिन पहले मुझे कोरोना हुआ था, तो अभी मैं ठीक होने के बावजूद भी जैसे ड्यूटी ज्वाइन किया, तो जब भी जैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ तो वहाँ पे AC है, तो AC की एयर की वजह से क्या होता है कि मुझे काफी मतलब सफोकेशन होता है, और उसके बाद गर्दन से लेके और ये चेस्ट तक लगता है कि पूरा ये जाम टाइप का हो रहा है। ये किस रीजन से हो रहा है मैम? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। देखिए, बहुत बार पोस्ट कोविड में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, खांसी ये सब आती है, लेकिन आपको AC के ठंड हवा से अगर परेशानियां बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि जो ठंडी से आपको एलर्जी हो, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ठंडे से होता है, लंग्स का भी होता है, तो वैसी स्थिति में हफ्ते की शिकायत होती है। तो आपको ठंडा अवॉइड करना है। जब आप AC में जाए तो अपने को कवर करके रखें चेस्ट को, और एक एंटी एलर्जिक ब्रोंकोडायलेटर लेकर के, अगर जरूरत से ज्यादा आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे ठंड से, तो एक इनहेलर अपने पास रखें, जिससे कि आपको तुरंत में लंग्स का जो कंस्ट्रिक्शन है वो आराम हो जाता है और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप डायरेक्ट ठंडे की हवा जो चेस्ट पर लग रही है, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसको अवॉइड करें। अपना सीट ऐसे जगह पर रखें जहां की AC डायरेक्ट आपको नहीं पड़े, और आप अंदर में कोई ऐसा पहन करके रखें गर्म, जो चेस्ट को आपको बचा करके रखे। बिल्कुल। तो आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, और देखिए, ये सावधानी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप अभी जस्ट रिकवर किए हैं पॉजिटिव होकर, तो आपको कुछ वक्त तक अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। इम्यून जब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम न करने लगे, उसका असर न होने लगे, तब तक आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। विनोदानंद सीतामढ़ी से हमारे साथ एक कॉलर किशनगंज से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोदानंद, आप अपना सवाल पूछिए। ऐसा है कि मैंने कोवैक्सीन टीका लिया था अप्रैल में, मार्च में, 17 मार्च को। दूसरा टीका लेने के समय मैं पॉजिटिव हो गया था जी। तो फिर मैं दूसरा टीका कितने अंतराल में लूं? डॉक्टर अनिल कुमार, चूंकि ये पहला तो डोज ले चुके थे, जब दूसरा डोज का वक्त आया तब पॉजिटिव हो गया, अब कितना और इंतजार करना चाहिए? हाँ, विवेकानंद भाई, मैंने इसका पहले भी जवाब दिया था। ये आप अब जब ठीक हुए हैं, इसके 2 सप्ताह के बाद, दो सप्ताह के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो 2 सप्ताह के बाद आप ज़रूर फिर से, जिस पोर्टल के ज़रिए लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, आप उस पोर्टल पर जाकर अपने इन्फॉर्मेशन को फिल आउट करें, और उसके बाद आप ज़रूर वैक्सीनेट हो। इस वैक्सीनेशन को लेकर के कोई शंका मन में मत रखिए। डॉक्टर अनिल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, चूँकि लोग एहतियाती तौर पर भी कई सारे कार्य जो हैं वो घरों में कर रहे हैं। अमूमन लोग घर में जब बाहर से घर पहुँचते हैं तो साफ़ सफाई के साथ साथ स्टीम लेना, क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या एक्सेस इस वक्त, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं या आपको परेशानी में डाल सकती हैं? उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस है क्या कि आप अगर स्टीम ले भी रहे हैं तो आपको इतनी देर ही और इतने वक्त ही लेने चाहिए, अगर आप प्रिकॉशनरी ले रहे हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव, आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है, ना ही आप पॉजिटिव हुए हैं जो आपकी रिपोर्ट आई है, फिर वैसे कंडीशंस में क्या एहतियात बरता जाए? क्योंकि दवाएं हर जगह उपलब्ध हैं, लोग हल्की सी सिम्टम्स हुई नहीं या शंका हुआ नहीं कि जाकर दवाई खरीदा और उसका सेवन करना शुरू कर दिया, उसके भी तो ग्रीवेंसेस होंगे, उसके भी तो कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। जी विभा जी, ये जो है बहुत सटीक सवाल पूछा आपने, क्योंकि अभी हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे थे। ये ब्लैक फंगस का मोड ऑफ स्प्रेड जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसका 3 मुख्य रास्ता है। एक हमारा ये नाक के द्वारा से जाता है, जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, और दूसरा मुंह के द्वारा, और तीसरा एक और माध्यम है जिससे कि ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो है कटा हुआ पार्ट। यानी कि अगर आपके शरीर में कहीं पे चोट लगा हुआ है, कोई इंजरी है,
तो भी ब्लैक फंगस या कोई भी फंगस, इनफैक्ट जीवाणु हो, विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो अगर ये जो नाक के अंदर का जो म्यूकोसा है बड़ा डेलिकेट एंड सॉफ्ट होता है, अगर आप बार बार स्टीम इनहेलेशन ले रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, एसिम्प्टोमेटिक है और प्रोफाइलेक्टिकली आप चाहते हैं कि नहीं बार बार मैं स्टीम लूंगा तो मेरा जो है संक्रमण होने का चांस कम हो जाएगा, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार स्टीम लेंगे तो आपके नाक के पास का जो ये म्यूकोसा है ये डैमेज होगा, और अगर ये डैमेज होगा तो यहाँ पर डुअल जो वल्नरेबिलिटी है बढ़ जाती है आपकी, यानी कि एक तो नॉस्ट्रिल से जा रहा है और दूसरा कटा हुआ भी है। तो ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आज जागरूक होना चाहिए कि आप अनावश्यक स्टीम इनहेलेशन ना लें। अगर आप कहीं बाहर से, जैसे कि जैसे कि हम हेल्थ वर्कर हैं, अगर हम हॉस्पिटल से काम करके आ रहे हैं तो आप हल्का सा 1-2 मिनट के लिए आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। लंबे टाइम तक और मल्टीपल टाइम नहीं लेना चाहिए स्टीम इनहेलेशन। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि आप जिसे प्रिकॉशनरी ले रहे हैं, आप जिसे बचाव के तौर पर ले रहे हैं, वो बचाव आपको बचाव करने की जगह परेशान करने लगे, तो ऐसे में सही जानकारी का न होना या अभाव होना आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, अपर्णा। अपर्णा, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे पापा को कोरोना हुआ था इस अप्रैल में, अभी वो कोविड नेगेटिव आ चुके हैं जी। लेकिन कोरोना से पहले भी उनको कुछ सारे इंजेक्शन थे, मेडिसिन से जो रिएक्शन करते थे, जैसे डोम्पन एंड लिवोवैक्स, और उसके कारण भी उनको एलर्जी का भी प्रॉब्लम है, बॉडी में रैशेस भी है। ये कोरोना से पहले भी रैशेस था, रैशेस अभी भी है। तो क्या वो डायरेक्टली वैक्सीन ले सकते हैं या वैक्सीन से पहले कोई टेस्ट करवाना चाहिए? डॉक्टर वीपी सिंह, क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? एक्चुअली इसमें कोई एलर्जी का अगर बहुत सीवियर रिएक्शन नहीं हो, थोड़े बहुत अगर रैसेस वगैरह आए हों तो वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा वहाँ रहेंगे जी, तो उस बात को वहाँ डॉक्टर जो उपस्थित रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सीरियस रिएक्शन हुआ हो, कोई चीज़ लेने से टाइप 1 सीवियर जैसे ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन वगैरह हुआ हो, तो उसके बारे में टेस्ट वगैरह वेरियस और विशेषज्ञों से मिल करके राय करके ही वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त डॉक्टर सलाह ये कहती है कि आपके अगर पिताजी को बहुत ज़्यादा अगर इस वक्त रैसेस या एलर्जिक इश्यूज ना हो तो वैक्सीनेट वो ज़रूर हो सकते हैं। हालांकि बेहतर सबसे इस वक्त ज़रूरी ये हो जाता है कि जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है या जिन तक वो दिखाए जाते होंगे अपने हेल्थ को लेकर, तो उनके डॉक्टर से आप ज़रूर सलाह लेकर आप उन्हें वैक्सीनेट करवाएँ। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ गए हैं, पवन। पवन, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, आप अपना सवाल पूछिए। हम 2 वैक्सीन, हमारा एज 63 है जी। जी मैडम नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा एज जो है 63 है और मैं दोनों वैक्सीनेशन ले चुका हूँ, और उसके बाद से हमको जो है तो दम फूलने जैसा हो रहा है और खांसी बढ़ रहा है। दूसरी डोज आपने कब ली थी? खांसी भी बहुत होता है। आपने दूसरी डोज कब ली थी? दूसरी डोज तो करीब 1 महीना हो गया, 14 दिन के बाद ऐसा होना शुरू हुआ। 14 दिनों के बाद आपको इस तरह की परेशानी होनी शुरू हुई। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, देखिए आपको दूसरे डोज वैक्सीन के 14 दिनों के बाद से सिम्टम्स शुरू हुए हैं, जिसमें खांसी बहुत तेज होनी शुरू हुई है, ब्रेथलेसनेस आपको हो रही है। तो हमारी समझ से आपको अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए, कोविड की भी टेस्ट करा लेनी चाहिए, और लंग्स का कोई अलग इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई और समस्या आई है कि नहीं, उसके लिए चेस्ट एक्सरे भी करा लेने की आवश्यकता होगी। और अकॉर्डिंगली आपको क्यों खांसी आई, कहीं एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है या इन्फेक्शन आया है जो माइल्डर फॉर्म है, फीवर नहीं आ रहा है, केवल खांसी के रूप में आया है, वो सब जानना बहुत आवश्यक होगा। इसलिए आपको अगर खांसी बढ़ रही है और तकलीफ दे रही है तो आप जरूर से एक RT-PCR टेस्ट कराएं और साथ ही साथ चेस्ट एक्सरे कराएं, और अपने चिकित्सक के देखरेख में आप दवाइयों का सेवन करें। कफ सिरप जो एंटी एलर्जिक के साथ साथ ब्रोंकोडायलेटर कफ सिरप होता है जो हफनी को रोकती भी है, उस तरह का कफ सिरप का सेवन करें, और हमारी समझ से आप स्वस्थ हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये, इसलिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं, आपने दोनों डोजेस ली हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत हुई। लेकिन हाँ, इस वक्त ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें, एक जांच ज़रूर कराएं और एहतियाती कदम ज़रूर उठाए जाएं। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, कुणाल। कुणाल, आप अपना सवाल पूछिए। कुणाल, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए। आप अपना जब सवाल पूछें तो टीवी के वॉल्यूम को म्यूट रखें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से पहुंचे। हाँ। अब आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, सर मुझे ये पता करना है कि मैंने कल डोज लिया है जी कोविशील्ड का, तो दूसरा डोज हमें कितने दिनों के बाद लेना और क्या सावधानी बरतनी है, क्या खाना है और नहीं खाना है? तो जहाँ तक मैं समझती हूँ, वैक्सीन के साथ खाने पीने का कोई संबंध तो है नहीं कि आप क्या खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं। जो भी हेल्दी फूड है आप ज़रूर खाइए। लेकिन डॉक्टर अनिल कुमार, फिर भी चूँकि आप जब कहते हैं तो लोगों को वो ज़्यादा विश्वसनीय लगता है, वो लोग उसके अनुरूप चीज़ों को व्यवहार में भी शामिल करते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? बिल्कुल विभा जी, आपने सही बताया। वैक्सीन लेने के बाद कोई भी चीज़ खाने पीने से कुछ इसका लेना देना नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से इस महामारी में हर इंसान को थोड़ी से खाने पीने पे जागरूक होना चाहिए, हेल्दी डाइट ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, चाहे वो ब्लैक फंगस की बात हो, चाहे कोरोना का संक्रमण हो, चाहे वैक्सीन की बात हो। तो इम्यून सिस्टम का जहाँ पर बात होती है वहाँ पे खाने का महत्व बढ़ जाता है। कहने का मतलब, खाना डेफिनेटली अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, इन कंपैरिजन टू ऐसे लोग जिनका डाइट अच्छा नहीं है, जंक फूड खा रहे हैं, खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, विटामिन सी जैसे आहार नहीं ले रहे हैं, साइट्रस फ्रूट हो चाहे आंवला हो। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि ये अच्छे सवाल पूछे हैं ये कुणाल जी, कि एक्सरसाइज जो व्यायाम है ये भी काफ़ी प्रोटेक्ट करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और तीसरा जो स्ट्रेस वाली चीज़ है, आप वैक्सीन लिए हुए बहुत लोग चिंतित रहते हैं कि क्या इसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्या हमें कोई हार्म तो नहीं होगा। ऐसी सब बातों को अपने मन से निकाल देना चाहिए, इससे आपको फायदा नहीं होगा, हार्म ज़्यादा करेगा। बिल्कुल। मानसिक ओवरऑल हमें हर वो काम करनी चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। बिल्कुल। और देखिए, कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा बूस्टर डोज होता है वो आपके खुद के अंदर होता है, वो आपका आत्मबल होता है, आपका आत्मविश्वास होता है और आपकी पॉजिटिविटी होती है। अगर आप उस सोच के साथ अपने व्यवहार को रखते हैं, आप ये सोच कर चलते हैं कि अगर मैं अच्छा खा रहा हूँ, मेरी दिनचर्या अच्छी है, तो मेरे अंदर दूसरे किसी भी शख्स से बेहतर है किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, और आप उस पर जीत भी हासिल करते हैं। पॉजिटिव केसेस होना वैक्सीन के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं तो आप पॉजिटिव नहीं होंगे। आप पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, आप बचाव आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं कोलकाता से इस वक्त, रामनाथ शर्मा। आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, 31 मार्च को हमने लिया कोविशील्ड, तो फिर आपको 84 दिन के बाद कोविशील्ड लेना होगा या दूसरा कुछ लेना होगा? तो आपने जो डोज ली है कोविशील्ड की, दूसरी डोज भी आपको कोविशील्ड की ही लगेगी। ये सभी को ये बात को समझना होगा कि पहली डोज जिस कंपनी की आप लेते हैं, दूसरी डोज भी आपको उसी कंपनी की लगेगी। हालांकि बदलाव को लेकर के भी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। फिर मैं चाहूंगी कि डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी आप इन्हें बताएं कि क्या इस वक्त ये ऑप्शंस इंडिया में है क्या कि हम एक डोज ले चुके हैं किसी दूसरी कंपनी की, तो दूसरी डोज भी हम दूसरी कंपनी की लेना चाहते हैं, क्या ये विकल्प अभी लोगों के पास है? नहीं, अभी देखिए, जो अभी तक जितने डेटा आए हैं वो एक ही वैक्सीन के सेकेंड डोज के बाद जितनी एंटीबॉडी टाइटर बनी है, जो प्रोटेक्शन लेवल मिला है व्यक्ति को, वो उसके आधार पर बेस्ड है। अभी आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ने और आईसीएमआर ने एक प्रपोजल दिया है कि डिफरेंट वैक्सीन के देखने के बाद, एक डोज दूसरे वैक्सीन का, दूसरे डोज डिफरेंट वैक्सीन का पढ़ने के बाद उसकी एंटीबॉडी टाइटर की स्टडी होगी और उसमें फिजिबिलिटी अगर आएगी, उसमें प्रोटेक्शन लेवल आएगा, तब उसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई स्टडी सामने नहीं है, तो इसलिए अभी तक का एडवाइजेबल है कि जो वैक्सीन पहली डोज पड़ी है वही वैक्सीन एप्रोप्रिएट इंटरवल के बाद दूसरी डोज पड़ेगी।
जब इसके रिजल्ट आ जाएंगे आगे 6 महीने के बाद कि किस तरह से दूसरा वैक्सीन का अगर डोज पड़ता है तो किस तरह से बॉडी रिएक्ट करता है, तब इसके बारे में कुछ निर्णय हो पाएगा। आज के दिन में सेम वैक्सीन ही पड़ना है। कोविशील्ड ली हुई है, तो जानना चाह रहे हैं कि अब कितने दिनों के बाद इन्हें दूसरी डोज लगेगी? इन्हें अभी के गाइडलाइन के अनुसार 3 महीने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर में सेकेंड डोज आप ले सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब पहली डोज के 3 महीने के बाद आप सेकेंड डोज लेते हैं तो जो एंटीबॉडी टाइटर है वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत लंबे समय तक रहती है, इसलिए आइडियली आपको 3 महीने के बाद लेना चाहिए। बिल्कुल, इस 3 महीने में भी आपको सावधानी बरतनी है। मास्क उतारकर साइड में मत रख दीजिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। ये अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपने वैक्सीन लगवाने से पहले बढ़ती होगी और वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप बरतेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं नोएडा से, मुनेश्वर। मुनेश्वर, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा रिपोर्ट तो निगेटिव था, लेकिन मैंने सारे सिम्टम फेस किए थे। जैसे फीवर था करीब 15 डेज तक, 15 नहीं 10 डेज तक 100 to 101 के आसपास, और स्मेल चली गई थी, वीकनेस उसी तरह से, साथ थ्रोट टेस्ट चला गया था। और जब लास्ट में मैंने करीब 10 डेज के बाद टेस्ट कराया तो उसमें निगेटिव आया था। अभी मैंने 1 महीना के बाद ये सारा चीज ओवर होने के 1 महीने के बाद मैं अभी रिसेंटली 2 दिन हो रहे हैं टीका लिया है कोविशील्ड का। तो क्या ये एक ही टीका सफिशिएंट होगा या दूसरा भी मुझे लेना चाहिए? तो पहली चीज तो मुनेश्वर, दोनों ही डोज कंपल्सन है, ये मैंडेटरी भी हैं, आपको दोनों ही डोज लेने होंगे। फिर भी मैं चाहूंगी डॉक्टर वीपी सिंह आप इन्हें बताएं कि कोई भ्रम न रहे, कोई इस शंका में न रहे कि एक ही डोज सफिशिएंट हो गई। देखिए विभा जी, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। काफ़ी सवाल आ रहे हैं इस पर। 2 डोज तो लेना ही लेना है। कोविशील्ड के बारे में रीशेड्यूल कर गया है कि आज डोज ले रहे हैं तो 3 महीने के बाद 12 वीक के बाद आपको दूसरी डोज मिलेगी। पहले इन्फेक्शन हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। आज आपने कोविशील्ड लिया है, 3 महीने के बाद दूसरी डोज लेंगे तभी फुल प्रोटेक्शन होगा। दूसरा, अगर आपको कोरोना हो गया हो, कोई वैक्सीन ले रहे हैं, तब आपको जो है 3 महीने के बाद ही वैक्सीन का डोज मिलेगा। इस बारे में कोई कंफ्यूजन ना रखें। पहले हम लोग बताते रहे 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ले सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट का क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गया 3 महीने के बाद ही मिलेगा। अगर कोवैक्सीन भी लिए हुए हैं आपको तो कोरोना से रिकवरी होने के 3 महीने के बाद ही वैक्सीन मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर वीपी सिंह दे रहे हैं कि आप तो पहले इस बात को समझिए कि आपको अगर एक डोज लगी है तो आपको दूसरी डोज भी लेनी है, उतनी ही आवश्यक है, और तभी आपके अंदर जाकर कंप्लीट एंटीबॉडी जो है और बूस्टर कह सकते हैं इसे कि वो आपके अंदर बनती है। सावधानी तब भी जरूरी है। पॉजिटिव हो चुके हैं तब भी आपको वैक्सीनेट होना है, लेकिन पॉजिटिव होने के और रिकवर करने के 3 महीने के बाद आपको डोज लेनी है। तो इन सब चीज़ों को जानना एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है और उसका पालन भी आप जरूर करें। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, श्वेता नरकटियागंज से। श्वेता, आप अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, यही पूछना है जी कि मान लीजिए हम कोविशील्ड का टीका लिए हुई हूँ, समझे जी, तो मेरा एज 35 है, 35 है जी। तो मुझे यही पूछना था कि मान लीजिए 18 प्लस और 45 प्लस दोनों एक ही टीका है, किसी को लग सकता है ना? थोड़ा हमको मैम इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी को भी कि आप एज वाइज वैक्सीन बदल जाती है। 18 प्लस में कोई और वैक्सीन लगेगी, 45 प्लस से पहले जब लग रही थी तो कोई और वैक्सीन लग रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी डॉक्टर अनिल कुमार, ये गांव में दूर दराज के इलाकों में लोगों के अंदर ये भ्रम भी है, ये शंका भी है कि क्या इसीलिए इसे डिस्टिंग्विश किया गया, इसीलिए इसे अलग अलग किया गया, अलग कैटेगराइज किया गया है कि इसकी वैक्सीन अलग अलग है, उसके जो इफेक्ट होंगे वो अलग अलग होंगे। विभा जी, इससे रिलेटेड बहुत सारे फ़ोन भी हम लोगों के पास आते रहता है। ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जैसा कि आपने बता दिया कि एज वाइज वैक्सीन का डोज में कोई फ़र्क नहीं होता है। इनफैक्ट अभी जो बच्चे को भी जो ट्रायल की जा रही है उसको भी उसी अमाउंट में दी जाती है जो कि एडल्ट को दी जाती है। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है कि 18 से 45 साल में कोई कन्फ्यूजन हो। इनफैक्ट बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सबको उसी अमाउंट में वैक्सीन दी जा रही है आज के डेट में। नंबर 1।
कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैंने वैक्सीन पहला डोज लिया था बक्सर में, आज मैं छपड़ा आ गया हूं, तो क्या वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन छपड़ा या बक्सर वाला अलग अलग हो जाएगा क्या? ये भी मन से शंका निकालते हैं। सरकार की ये वैक्सीन कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, चाहे वो पटना में ले चाहे दिल्ली में ले, वो सब सेम होता है, सेम अमाउंट रहता है। जरूरी नहीं है कि आप जिस जगह पे लिए वहीं पर लें। इसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल कॉल आया कि सर मेरा पहला डोज कहीं और हुआ था, दूसरा डोज मैं यहाँ आ गया हूँ, क्या मेरे को पहला डोज के लिए अपना वापस घर जाना पड़ेगा? तो ये सब मिथ है, ये सब अपने मन से ये उलझन निकालते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए, जब उलझन शुरू होती है, जब आप सवालों से घिर जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि दवा असर भी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले तो ये जानिए कि दवाओं में कोई अंतर नहीं है, सभी पर, आम हो, खास हो, डॉक्टर हो, मरीज हो, सभी को वही दवा, उतनी ही डोज, उतनी ही मात्रा में, और उन सभी के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और सभी के लिए दोनों डोज इम्पॉर्टेंट है। एक कंपनी की दोनों डोज आपको लेनी है। आपको ये भी जानना चाहिए कि नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं। आप जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो ये ज़रूर देखिए कि आपको वैक्सीन कौन सी लग रही है। वो जानकारी आप तक हालांकि आपके कोविन ऐप पर होती है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, और वही डोज आपको दोबारा दूसरी डोज के तौर पर लगेगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रांची से, रोहित। रोहित, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी उम्र 34 ईयर्स है और मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ। हालांकि वायरल लोड मेरा लेस देन 3.8 है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वैक्सीन ले सकता हूँ मैं? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी, आप निश्चित तौर पे वैक्सीन ले सकते हैं। आपका हेपेटाइटिस बी अंडर कंट्रोल है और आपकी इम्यून सिस्टम भी ठीक है, तो आप वैक्सीन निश्चित रूप से लें, बेहिचक लें। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अगर कोई शख्स हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है और अगर उसके इन्फेक्शन लेवल्स ज़्यादा हैं, तो क्या वैसे हालात में लोगों को वेट करना चाहिए, उससे पहले डाउन करना चाहिए, उसे दुरुस्त करने के बाद, ठीक करने के बाद, एडवाइस लेने के बाद आप वैक्सीनेट हो? जी देखिए, इसमें ऐसा देखा गया है कि अगर आपको HIV है या हेपेटाइटिस बी है या सी है, अगर वायरल लोड बहुत अधिक है उस समय, तो हो सकता है कि आपके इम्यून सिस्टम प्रॉपरली उस समय काम न करे और आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी डिप्रेस्ड रहे। तो वैसे में वैक्सीन अगर उस समय आप लेते हैं जबकि आपकी वायरल लोड बहुत हाई है, तब उस समय जो इम्यून रिस्पॉन्स आपके शरीर का होगा वो अपेक्षित जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ऐसे में ये एडवाइजेबल है कि जो भी HIV के रोगी हैं या हेपेटाइटिस बी के रोगी या सी के रोगी हैं, पहले अपने हेपेटाइटिस वायरल लोड को दवाई के अनुरूप सप्रेस कर लें, अपने इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग कर लें और तब वैक्सीनेशन लें। तो उसका प्रभाव जो है अपेक्षित रहेगा, शरीर में एंटीबॉडी अच्छी मात्रा में बनेगी और आपका प्रोटेक्शन का लेवल हाई रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिस वजह से आप वैक्सीनेट होते हैं, आप प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए आपको उस दौरान ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर जांच करा लें और उसके बाद क्या लेवल है उसे दुरुस्त कर लें और उसके बाद आप वैक्सीनेट हो। लेकिन वैक्सीनेट ज़रूर हो, क्योंकि एक शील्ड के तौर पर, एक कवच के तौर पर आपको प्रोटेक्ट करता है किसी भी बीमारी से या संक्रमण से। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पटना से, मनोज। मनोज, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। पूछना है कि हमको मैंने ये दवाई रिएक्शन कर गया था, तो दवाई रिएक्शन के लिए वाइसोलिन चला था, फिर भी रिकरेंट फिर कर गया था। तो उस स्थिति में हम अभी मैंने ले सकते हैं वैक्सीन? चाहे कि वैक्सीन लेने गए तो बोले कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे, डॉक्टर का क्लिनिक बंद होने के कारण कंफ्यूजन में। डॉक्टर वीपी सिंह, आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें, क्योंकि ये डॉक्टर से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं? जैसा ये बता रहे हैं उससे लगता है इनका रिएक्शन बहुत माइल्ड किस्म का था। ओरल दवा देने से, वाइसोलिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने से ठीक हो गया था। तो ऐसे लोगों को वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ये वैक्सीन ले सकते हैं। वहाँ ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, रिएक्शन होता है तो मैनेज कर लेंगे।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसे में लोगों को ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन है या जो किसी लंबे टर्म से ट्रीटमेंट में चल रहे हैं कि वो वैक्सीनेट हॉस्पिटल्स में ही जाकर हो, जहां पर डॉक्टर की मौजूदगी हो, प्रॉपर वो आधा घंटा वहां इंतजार करें अपने अंदर अगर कोई समस्या दिख रही है या फिर कोई परेशानी उन्हें लगती है तो वो डॉक्टर से उस वक्त सलाह ले सकते हैं, वहां पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो तमाम दूसरे जगहों पर भी हो रही है, तो वहां पर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं होती है, एएनएम होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के फिर जानकारी नहीं होती है। नहीं है, ऐसे लोगों को हमेशा जो है टर्शरी सेंटर में, जैसे आईजीएमएस में हो रहा है, एम्स में हो रहा है, पीएमसीएच में हो रहा है, वैसे जगहों पर ही लेना चाहिए जिनमें रिएक्शन की हिस्ट्री हो, सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म हो, हाइपोटेंशन किसी भी दवा से हुआ हो, वैसे लोगों को ऐसे सेंटर पर ही लेना चाहिए। और वहाँ सब जगह व्यवस्था बनाई हुई रहती है। हम लोग यहाँ काफ़ी एकाध मरीजों को हाइपोटेंशन और ईसीजी चेंजेस भी हुआ, ये सब देखते रह जाता है। सब मरीजों में नहीं होता, मुश्किल से 0.05% और 0.01% मरीजों में ही होता है, लेकिन जिनको अगर होगा वैसे लोगों को मैनेज कर लिया जाता है। यूजुअली साधारण फ्रूट वगैरह देने से, थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह से ये सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें सीवियर रिएक्शन होगा उनमें आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रीन वगैरह की दरकार पड़ सकती है, वो मेडिकल कॉलेजों और इंस्टीट्यूशन में ही दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जरूर तो जिनको सीरियस रिएक्शन हो उनको ऐसे ही सेंटर पर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ज़रूर आईजीएमएस, एम्स और इस तरह के संस्थान तक पहुंचे और वहां जाकर वैक्सीनेट हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के आशुतोष। आशुतोष, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं एक वैक्सीन ले लिया था, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव हो गया था जी। उसके बाद कितना दिन के बाद हम उसका फिर हम करीब 11 तारीख को RT-PCR करवाए थे, तो उसमें निगेटिव आया था। कितना दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं? और कभी कभी लगता है कि हल्का फल्का दम जैसा फूल रहा है। तो देखिए, वैक्सीनेट होने के लिए तो लगातार डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर वीपी सिंह हो, डॉक्टर अनिल हो या डॉक्टर दिवाकर हो, सब ये जानकारी लगातार मुहैया करा रहे हैं कि आप जब से नेगेटिव हो जाते हैं उस नेगेटिव होने की तारीख से लेकर 3 महीने के बाद आप ज़रूर वैक्सीनेट हो। हालांकि चूंकि आपको दम फूलने की भी समस्या हो रही है, डॉक्टर अनिल कुमार क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? दम फूलने की समस्या के लिए इनको किसी फिजिशियन से एक बार दिखा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लोगों के जहन में रहता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसा कोविशील्ड का ड्यूरेशन अब 3 महीने के बाद हो गया, तो बीमारी जो आम बीमारी होती है, चाहे दम फूलने की बीमारी हो या कार्डियक अरेस्ट हो या कोई और भी इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, इसका होने का भी जो इंसिडेंस है वो हो रहा है आज के डेट में। तो किसी भी इंसान को और नागरिक को ये नहीं समझना चाहिए कि आपने वैक्सीन पहला डोज लिया तो उसी वजह से आपको कोई चीज़ हो रहा है। ये इत्तेफाक है कि आपने वैक्सीन लिया है जिस ड्यूरेशन में और अगला डोज का आप इंतजार कर रहे हैं, तो उस बीच में बाकी भी बीमारी हो ही सकता है, क्योंकि पहले भी बीमारी हुआ करता था। तो हर बीमारी को आप टीका से ना जोड़ें, क्योंकि बाकी बीमारी की भी संभावना है और वो हो सकती है। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो चेस्ट एक्सरे या स्कल्टेट करके स्टेट लगा करके देख लिया जाएगा कि आपकी दम फूलने की बीमारी फेफड़ा से रिलेटेड है या हृदय से रिलेटेड है या खून की कमी है या कोई अन्य बीमारी है। बिल्कुल। तो इसे ये सोच कर न चलें कि आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ है, आप वैक्सीनेट हुए हैं, आपने डोजेस लिए, इस वजह से आपके अंदर इस तरह की समस्या हो रही है। वैक्सीन को लेकर इस तरह की कोई समस्या नहीं उठानी पड़ती है। हालांकि आपको अगर पहले से कोई तकलीफ रही होगी या फिर इस वक्त कोइंसिडेंटली आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सबसे बेहतर ये है कि आप डॉक्टर तक पहुंचे, वहां पर जाकर आप जांच कराएं और उसके बाद आप दवाओं का सेवन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीपी सिंह आपका, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आपने बहुमूल्य वक्त निकाला हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े, लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई। एक बार फिर से हमारी आपसे यही गुजारिश होगी, यही इल्तिजा होगी, अपील करते हैं हम कि आप इस वक्त जब कोरोना केसेस कम हो रहे हैं तब भी आप सावधानी बरतना न छोड़ें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपको सुरक्षित करता है, सिर्फ आपको नहीं, आपके अपनों को भी और पूरे समाज को। ये आपका दायित्व है, आप इसे बखूबी निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में जोड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
देश और दुनिया को बाजार मान